जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स को लेकर के जो इंटरव्यू होने वाले हैं उन विषय वस्तुओं पर बात करेंगे और विशेष करके इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। यहाँ पर ना केवल इंटरव्यू की तैयारी को लेकर के हम बात करने वाले हैं, बल्कि स्पेशली हम ये बात करने वाले हैं कि जिन विद्यार्थियों का ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, इतिहास है, उनको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, किस प्रकार से तैयार करना चाहिए, इन 2 विषय वस्तुओं पर बात करेंगे, यानी इन 2 हिस्सों पर ये होने वाला है। ठीक है? तो ना केवल ये वाला वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए काम आने वाला है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने वाले हैं, बल्कि इसके अलावा और भी जो इंटरव्यू देने वाले हैं, उन सभी के लिए हेल्पफुल रहे, इस प्रकार का हम प्रयास करेंगे। बट ये फोकस रहने वाला है एमपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग के द्वारा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, उस पर होने वाला है। कुछ मूलभूत बातों पर बहुत ही संक्षेप में हम यहाँ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज का विषय है सबसे पहला कि बोले साहब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। इंटरव्यू की तैयारी अपने आप में एक लॉन्ग टर्म की प्रक्रिया होती है। बहुत कुछ आपका पहले से तैयार है और कुछ बातों का आपको भी ध्यान रखना है, उनको रिवाइज़ करना है, उनको प्रिपेयर करना है, ठीक है? लॉन्ग टर्म का प्रक्रिया का मतलब ये है क्योंकि इंटरव्यू आपके केवल तथ्यों का नहीं या जो फैक्ट्स हैं, जो पढ़ा हुआ मात्र उन बातों का नहीं, बल्कि उसके साथ जो पूरा दृष्टिकोण होता है, उन विषय वस्तुओं को लेकर के, उसकी संपूर्णता को लेकर के केंद्रित होता है। यानी सारी चीज़ों का मूल्यांकन वहाँ पर किया जाता है, ख़ासकर जो हमारी अभिव्यक्ति होती है, किसी बात को प्रस्तुत करने का तरीका, उस पर आधारित होता है। इंटरव्यू में के कई हिस्सों को अपन बाँट सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे इंटरव्यू दे रहे हैं कोई व्यक्ति, तो पहली बात तो है कि जो बात बता रहा है वो सही होनी चाहिए, यानी कि उसका फैक्ट और उसका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। क्योंकि दूसरी बात यह होती है कि उसको प्रस्तुत करने का तरीका भी सही होना चाहिए। यानी किसी बात को किस प्रकार से कहा जाएगा कि उस पर आपत्तियाँ कम से कम हो या ना हो और वो बात सामने वाले को काफ़ी इम्प्रेसिव लगे, बहुत ही प्रभावशाली लगे। तो ये 2 बातें होती हैं कि पहली बात कॉन्सेप्ट या फैक्ट आपका सही हो, दूसरी बात उसको प्रस्तुत करने का जो तरीका है, वह भी सही होना चाहिए। ठीक है? कम समय में अपन जो भी तैयार कर सकते हो, उन विषय वस्तुओं पर बात करेंगे। तैयारी को लेकर सबसे पहली चीज़ आपके सामने आने वाली है, जो आपको अभी फॉर्म भर कर के भेजना है। आपको डेट दी गई है 16 अक्टूबर के पहले आपका फॉर्म वहाँ पहुँच जाना चाहिए। 2 प्रकार के फॉर्म आपको मिलने वाले हैं वहाँ पर। सबसे पहला मिलेगा आपको व्यक्तिगत विवरण, शायद आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 6 प्रतियों में दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप एक प्रति को विधिवत भरेंगे, फ़ोटो वगैरह नहीं लगाएँगे, साइन नहीं करेंगे, उसकी फ़ोटोकॉपी करा लेंगे भर लेने के पश्चात में। देन आप उसकी फ़ोटोकॉपी कराइए, उस पर क्या करिए, अपनी फ़ोटोज़ लगाइए और फिर विधिवत सिग्नेचर कर दीजिए। सबसे पहला पार्ट ये कहलाता है व्यक्तिगत विवरण और बहुत बड़ा जो सेक्शन है इंटरव्यू का, वो कहीं न कहीं इस पर आधारित होगा। आपका इंटरव्यू मोटे तौर पर देखा जाए तो 5 से 6 हिस्सों में बँटा हुआ होता है। उनमें से एक जो सबसे पहला एस्पेक्ट कहलाता है, वो होता है कि साहब व्यक्तिगत विवरण में हमने किस प्रकार से जानकारी दी है। सही प्रकार से जानकारी दी है या नहीं दी है या कोई बात ऐसी तो नहीं है जो कि कहीं न कहीं संदेह उत्पन्न कर रही हो। ये बातें नहीं होना चाहिए या कोई गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहला एस्पेक्ट कहलाता है। जब आप इसको भरेंगे, तो इसका बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से भरिएगा। ख़ासकर यदि कोई सीनियर या कोई ऐसा व्यक्ति हो, आप उससे संपर्क कर लीजिएगा। रही बात ये इंटरव्यू की तैयारी को लेकर के अपने पास में बैच उपलब्ध हैं, इस बात को समझिए। तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी से जुड़ जाइए। लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, इंटरव्यू की डेट आ जाएगी, तब बहुत परेशानी होती है, तब काफ़ी भीड़-भाड़ भी होती है, बहुत जल्दबाज़ी में उतना तैयार नहीं हो पाता। अभी से जुड़ जाइए, अभी से जैसा-जैसा बता रहा हूँ उसको तैयार करिए और अभी से का मतलब यह भी है, कि जब आप ये फॉर्म भर रहे हैं, तो एक बार डिस्कशन कर लीजिए साहब जी, उसमें कौन-सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें बदलाव करना चाहिए, वो सारी बातें आपको पहले से ही बता दी जाएँगी। ऐसा ना हो कि अपन ने फॉर्म भर के भेज दिया, लिख कर के भेज दिया, और उसके बाद में अपन को बदलाव करना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ होगा आपको व्यक्तिगत विवरण के पेज नंबर 5 पर जब आप देखेंगे, यहाँ पर, तो यहाँ दिया होगा कि आप अपने संबंध में कोई ऐसी विशेष जानकारी जो आपके चयन में सहायक हो, जैसे अभिरुचि, प्रकाशन आदि के संदर्भ में देना चाहें तो संक्षेप में बता दीजिए। ये दिया रहता है पेज नंबर 5 किसका? व्यक्तिगत विवरण। कई बार यहाँ पर गलती कर बैठते हैं, तो उठा करके लिख दिया, बोले साहब जी संगीत सुनना, संगीत बस लिख दिया। तो कहीं न कहीं मिस्टेक हो जाती है अपने आप में, कि साहब आपने वहाँ पर डिफाइन ही नहीं किया कि कौन-सा वाला संगीत। क्लासिकल वाले की बात हो रही है, सुगम संगीत की बात हो रही है। मोटे तौर पर ज़्यादातर विद्यार्थी बोलते हैं साहब जी सुगम संगीत। तो हाँ, लता जी के गाने सुनते, किशोर जी सुनते, रफ़ी जी के सुनते हैं, फ़िल्मी गाने सुनते हैं। उसको एक सही तरीके से प्रस्तुत करें। केवल लिख दिया संगीत सुनना, आपसे उठा करके वो क्वेश्चन पूछ देंगे, बोले हाँ क्लासिकल संगीत के बारे में बताइए। ठीक है, सुनाइए, लीजिए साहब। फिर वहाँ बात क्या आएगी, बोले नहीं सर क्लासिकल नहीं, सुगम संगीत सुनना हम पसंद करते हैं। वहाँ कहीं न कहीं क्रॉस चेक होगा कि आपने ऐसा लिखा क्यों नहीं, कि सुगम संगीत। एक बात निकल आती है तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं
वो चीज़ दबाव बना देगी आपके ऊपर कि अच्छा ये गलती है। तो बताने का आशय ये है कि सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीरता से भरनी है, सही तरीके से प्रस्तुत करनी है। इन बातों का ध्यान रखें। इसी प्रकार से आप देखेंगे और भी जो आप जानकारी दे रहे हैं, अपने स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल जो विवरण दे रहे हैं, अपनी जॉब के बारे में दे रहे हैं, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। विधिवत पैटर्न में आपको वह देना है और उनसे संबंधित कहीं न कहीं क्वेश्चन बनेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे और इनडायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पर बनने वाले हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है तैयारी का? बोले साहब जी व्यक्तिगत विवरण विधिवत भरिए, किसी सीनियर से चेक करवा लीजिए, हो सके तो उनसे चर्चा कर लीजिए किस बात को कैसे क्या लिखना है। बहुत बड़ा फॉर्म होता है और बहुत महत्वपूर्ण फॉर्म होते हैं ये। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में अपन ने भर दिया साहब, तो अभी से तैयार कर लीजिए ताकि आपको पूरा भर लेने में 1 से 2 दिन मान लीजिए लगते भी हैं, तो भेजने का पर्याप्त आपके पास में समय हो और जानकारियाँ सही तरीके से प्रस्तुत करिएगा। ऐसा नहीं हो कि थोड़ी-सा ऑड वे हो जाए या वहाँ पर उस चीज़ को लेकर क्वेश्चन मार्क कोई क्रिएट कर दिया जाए। विधिवत फ़ोटो वाली बात यहाँ पर दी हुई है। नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम, व्यक्ति का नाम, माता-पिता नाम, ठीक है, एड्रेस, ये सारी चीज़ वहाँ पर दी हैं। इन सारी बातों पर क्वेश्चन उठने की संभावना होती है। आशय ये बताने का संक्षिप्त में जितने भी पॉइंट्स वहाँ पर दिए हैं आपके, उन सभी बिंदुओं पर कहीं से भी रैंडमली क्वेश्चन उठाया जा सकता है। बोले किस शहर के? बोले इस शहर के। बोले इस शहर के बारे में बताइए। आपका नाम क्या? बोले उसके बारे में बताइए। तो बहुत सारी संभावनाएँ होती हैं कि किसी भी पॉइंट से वो क्वेश्चन उठा लेंगे जो आपके द्वारा दिया गया है और उस पर विधिवत अपन को सही उत्तर दे करके उनके मानदंडों के अनुसार खड़े उतरना पड़ता है, अपना अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ता है। तो ना केवल इन जानकारियों को अपन को भरना पड़ेगा, बल्कि इसको एक सही तरीके से अपन को पढ़ना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, प्लस उसका प्रस्तुतिकरण का तरीका क्या कैसा होना चाहिए, वो करना पड़ेगा। ज़्यादातर विद्यार्थी करते बोले सर 1-2 मॉक दे देंगे हो जाएगी, नहीं हो पाएगी तैयारी, साफ-सुथरे शब्दों में जान लीजिए। बिल्कुल नहीं हो पाएगी, बोले 1 से 2 मॉक मात्र हो जाने वाला है। आपको कई बार प्रयास करना पड़ेगा, 1-2 मॉक तो पता भी नहीं चलेंगे कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं ऐसा देना था, ये वाले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही गलत दिया। इसमें फैक्ट सही बताया तो बोले साहब इस वाले क्वेश्चन में आपने कॉन्सेप्ट सही बताया या दृष्टिकोण उसका एक नेगेटिव वे में चला जा रहा या उसका क्रॉस क्वेश्चनिंग ऐसी निकल रही है साहब कि फिर फँस जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि विधिवत तैयारी करनी चाहिए सारगर्भित बात तो मेरा कहना यह है साहब। इसको विधिवत भरिए, बहुत अच्छे से, समझदारी से, बड़े धैर्य से भर के उसको 1 से 2 बार खुद चेक करिए, किसी से चेक करा लीजिए, ऐसा मेरा सजेशन है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। सेम इसी प्रकार से अनुप्रमाणन दिया होगा आपको, वहाँ पर एक चेतावनी दी गई होगी वहाँ, विधिवत जानकारियाँ प्रस्तुत करनी हैं सही तरीके से। तो ये भी फॉर्म है, ठीक? ये दोनों फॉर्म सबसे पहले तो महत्वपूर्ण कहलाते हैं। एक और दिया होगा आपको फॉर्म के साथ में कि साहब किस सीक्वेंस में आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, सभी को पेज नंबर दीजिए, मिल जाएगा आयोग की वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। सही क्रम में सजाइएगा उसको, ताकि कोई भी चीज़ पूछे और खासकर वो असेंडिंग ऑर्डर रखिएगा। कोई भी चीज़ एकदम से बात आती है तो अपन उस चीज़ को दिखा सकें। उसी के अनुसार अपनी फाइल के पेजेज़ जमाइएगा, जैसे डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हुए हैं। जो भी फॉर्म आप भर के भेजने वाले उसकी एक कॉपी अपने पास में रखनी चाहिए आपको। एज़ इट इज़ वही वाली जो आपने भेजी उसकी ही फ़ोटोकॉपी करा के रखिए और उसको बाद में भी अपन को बहुत बार-बार ज़रूरत पड़ेगी। हो सके तो उसका पूरा विधिवत पीडीएफ बना लीजिए अच्छी क्वालिटी में, पीडीएफ को कंप्रेस नहीं करना वरना पिक्सल फट जाएँगे। वो कर लीजिए, तो आपके पास में डिजिटली वो डेटा भी रहेगा। बाद में भी आप उसको स्टडी करना चाहें तो अपने मोबाइल, टैब, कंप्यूटर इत्यादि पर कर पाएँगे। तो ये हो गई मोटे तौर पर पहली बात कि तीनों के तीनों यानी 2 ये फॉर्म प्लस डॉक्यूमेंट का जो आपको विवरण देना है, उनका पेज वो विधिवत लगाइएगा, पेज नंबर लिखिएगा और इसके बाद में अब बात आती है साहब जी कि फॉर्म भर गया, अपन ने भेज दिया, अब विधिवत इस पे बात करेंगे तैयारी। तैयारी के बारे में बात करें, तो क्या देखा जाएगा साक्षात्कार में? संपूर्ण व्यक्तित्व का परीक्षण है और वो भी किस अनुसार जिस पद के लिए आप जा रहे हैं, उस पद पर कितने सटीक बैठ पा रहे हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं, इन पर गौर किया जाएगा। मोटे तौर पर देखा जाए तो आप जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एग्ज़ाम, जो कि 2022 का 24 में हुआ है, उसके इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इससे संबंधित जो आपने पढ़ा हुआ है, यानी पेपर 1 दिया था आपने, पेपर 2 ऑप्शनल दिया था। पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड था। वो सारी चीज़ें विधिवत तैयार होनी चाहिए और ना केवल फैक्चुअल एस्पेक्ट पे या ऑब्जेक्टिव पैटर्न में, बल्कि उनके कॉन्सेप्ट्स भी सही होने चाहिए और उसका प्रस्तुतिकरण का तरीका, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बनेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन बन गया शिक्षा, क्योंकि आप शिक्षित करने के लिए जा रहे हैं, शिक्षक बन के ही जा रहे हैं। बेसिक सा क्वेश्चन बन जाएगा, बोले साहब जी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के प्रकार क्या होते हैं?
किस अनुसार शिक्षा के 3 प्रकार हैं, किस अनुसार शिक्षा के 2 प्रकार हैं। कोई विद्वानों की शिक्षा की परिभाषा बताइए साहब जी, गांधी जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है? गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है साहब जी? ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है? शिक्षा पर क्वेश्चन होंगे। बोले शिक्षा के कितने प्रकार हैं? कितने हिस्सों में बाँटा गया हुआ है साहब जी? इस प्रकार से बोले साहब ये 3 प्रकार हैं। बोले साहब जी क्या कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और गैर औपचारिक शिक्षा। बोले तीनों को अलग-अलग डिफाइन करिए, कौन सी वाली अनौपचारिक है, कौन सी औपचारिक है, कौन सी गैर औपचारिक कहलाती है। तीनों में भेद बताइए, अंतर बताइए, कोई 3 अंतर बताइए। इस प्रकार से वहाँ पर क्या होंगे क्वेश्चन, अकेले केवल शिक्षा पर होंगे। क्यों पूछा गया आपसे ये? क्योंकि आप क्या बनने जा रहे हैं? शिक्षक। वहाँ जाकर के आपको यही काम करना है। अगेन इसी पर क्वेश्चन आ जाएँगे, बोले साहब शिक्षा के 3 स्तंभ कौन से माने जाते हैं? ठीक है? बोले साहब आप बताएँगे क्या, क्यों, कैसे? एक यह होते हैं विषय वस्तुओं को लेकर के। इसके अलावा यूनेस्को, डलास कमीशन उनके द्वारा बताए गए शिक्षा के स्तंभ हैं, 4 पिलर करके कहलाते हैं, वो बताएँगे। भारतीय शिक्षा का जो स्वरूप है वह बताएँगे। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति से लेकर वर्तमान भारतीय शिक्षा पद्धति, उन विषय वस्तुओं को लेकर के क्वेश्चन होंगे, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को लेकर के क्वेश्चन होंगे। और ना केवल इसके फैक्चुअल एस्पेक्ट सही रहने हैं, बल्कि इसके कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट सही रहना है। विशेषकर जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट होने वाला है हिस्ट्री, वो और भी अच्छे से तैयार रहिएगा। बहुत अच्छे से, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेवेंट वो पूछने वाले हैं, ना केवल भारत की हिस्ट्री, विश्व का इतिहास भी कुछ ना कुछ होने वाला है। और मध्य प्रदेश का इतिहास तो बहुत स्पेसिफाइड वे में होगा। वहाँ जनरलाइज आंसर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? बोले साहब जी हिस्ट्री। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा मान लीजिए बोल देते हैं, तो आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, यानी वहाँ एक स्पेसिफिक आंसर की आपसे अपेक्षा की जाएगी, ना कि बाकी अन्य ऑप्शनल सब्जेक्ट वालों के केवल एक जनरलाइज आंसर कि हाँ बता दिया अपन ने कि प्राचीन भारत में ऐसे ऐसे विद्यालय थे। सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। प्राचीन भारत के 3 विश्वविद्यालय, 3 यूनिवर्सिटीज बताइए, उनकी स्थापना के क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में। लीजिए साहब जी, और वह ऑर्डर सही होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होंगे हिस्ट्री ऑप्शनल पर। इतिहास को कितने प्रकारों में बांटा गया है? कार्ल मार्क्स जी के द्वारा कितने क्या प्रकारों में बांटा गया, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। प्राय मैं आपको वही क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो लास्ट कई एग्जाम्स के इंटरव्यूज वगैरह में पूछे गए हैं। खासकर हिस्ट्री को लेकर के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन जीएस को लेकर के हिस्ट्री में काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तो सब्जेक्ट ही क्या है? ऑप्शनल हिस्ट्री। ना केवल हिस्ट्री के फॉर्म्स पे रहेगा ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, बल्कि हिस्टोग्राफी भी आपका बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए। क्योंकि इन सभी चीजों के आपको या तो नंबर मिलेंगे या नंबर कटने वाले, इसलिए तैयार रखना पड़ेगा। तो पेपर 1 है और पेपर 2 है। पेपर 1 में कुछ इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका विवरण देना पड़ेगा। हो सकता है उस पर कोई फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बोले साहब ये टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। शिक्षा के स्तंभ वाली बात जो मैंने आपसे कही उसको पूछा जाएगा। यूनेस्को के द्वारा गठित किए गए डलास कमीशन के बारे में पूछा जाएगा, उनके द्वारा बताए गए 4 स्तंभों के बारे में पूछा जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। ये वो चीजें हैं जो प्राय पढ़ाई के दौरान में अपन एक फैक्चुअल एस्पेक्ट पर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू बेस्ड जो होता है उसके अनुसार तो तैयार कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है कि नहीं उसको विधिवत बताना, वो भी एक लय के साथ में, एक थीम के साथ में, बिना जो आपके वर्ड्स हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन है, वो ब्रेक हुए बिना बताना, सही तरीके से बॉडी लैंग्वेज को रखना, फिर ये एक चुनौती हो जाती है कहीं न कहीं। यही वजह है कि कई बार ऐसे विद्यार्थी जिनको काफ़ी कुछ आता है, बहुत ज़्यादा फैक्ट रटे हुए हैं, परंतु उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ढल नहीं पाते और सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते, या देते भी हैं तो कहीं न कहीं चेहरे पर हड़बड़ाहट या घबराहट दिखती है, नंबर कट जाते हैं साहब जी। जबकि काफ़ी समय से तैयार किया था, उसको काफ़ी पढ़ा हुआ था। वहीं दूसरा, तो इन सब चीज़ों के बीच में संतुलन रख लेगा, विधिवत उस चीज़ को प्रस्तुत कर देगा आंसरों को, भले ही बहुत ज़्यादा फैक्ट ना बताएँ, कम ही बताएँ, उनको नंबर मिल जाते हैं। इसकी तरह से बहुत सारी टैक्टिक्स होती है वहाँ पर, जो हमको अपनानी पड़ती हैं। उन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं एग्ज़ामिनर क्या सुनना पसंद नहीं करते, क्या सुनना पसंद करेंगे, किस बात को किस तरीके से अपन को कहना है, ये बहुत सारे एस्पेक्ट हो जाते हैं, जो केवल फैक्चुअल एस्पेक्ट पे कवर नहीं हो पाते। यही वजह है कि मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, विधिवत तैयारी करिए, ताकि आपका इंटरव्यू ना केवल अच्छा जाए, बल्कि आप भी सैटिस्फाइड हों कि हाँ, इंटरव्यू की क्लासेस के दौरान में अपन ने काफ़ी कुछ सीखा, प्रैक्टिस की और वहाँ देकर आए अच्छा गया और सैटिस्फाइड है कि नहीं अच्छे चांसेस बनते हैं साहब। ये स्वरूप होना चाहिए। इनके लिए तैयार रहें और ये कैसे हो पाएगा जब अपन इस चीज़ को विधिवत करेंगे। ये जो प्रक्रिया है विधिवत करने की, इसके लिए अपन को ना केवल पढ़ना पड़ेगा अभी से, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। एजुकेशन वाला भी पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा अपन को, प्लस उसका जो एस्पेक्ट होगा वो क्या होगा इस बार डिस्क्रिप्टिव होने वाला है।
किस वे में बातों को रखना है। फैक्ट भी सही है, ये नहीं कि फैक्ट की शुरुआत में गलत बोल बैठे अपन कि बोले साहब ये डलास कमीशन के द्वारा शिक्षा के 5 स्तंभ बताए गए हैं, 6 बताए गए हैं, 7 बताए गए हैं, बात पकड़ ली जाएगी। बोले क्लियर करो भाई, 4 बताए हैं कि 5 बताए हैं? बोले सर 4 या 5। बोले नहीं 4 या 5 नहीं, कोई एक बताइए। वहां पर बिल्कुल यही बात होगी कि कोई एक ही बताइए, 4 या 5 नहीं। फिर वहां पर बात आने वाली ले देखे कि नहीं सर कंफर्म नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ। तो बोले साहब अनुमान के नंबर नहीं मिलते, इस बात को समझिएगा। अंदाज या अनुमान के आधार पर चीजें जो कही जाती हैं उसके नंबर आपको प्लस में नहीं मिलते हैं, भले आपने कितना लंबा सेंटेंस बोला हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन को विधिवत प्रस्तुत करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं, जो आपका इंटरव्यू होने वाला है उसके कितने क्या सेक्शन होंगे, कितने क्या हिस्सों में बांटा जा सकता है। मोटे तौर पर मेरा मानना यह है कि कम से कम 5 से 6 हिस्से वहां पर बनेंगे। कई बार लगता है कि बोले सर हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट ये है, सिर्फ इस पर ही क्वेश्चन होगा। नहीं, विधिवत डिवाइड किए गए हैं वहां पर सेक्शंस को, उनके अकॉर्डिंग होगा। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड 20% मान लीजिए, 20% आप मान लीजिए कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट 40 हो गया। 20% होगा आपका जो बैकग्राउंड है, जिस शहर से बिलोंग करते, जो नाम है, मूलभूत जो चीजें हैं आपकी, उन पर आधारित होने वाला है, 60 हो गया। अगला 20% होने वाला है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कि 12th में सब्जेक्ट ये थे, ग्रेजुएशन के दौरान ये थे, पीजी के दौरान ये थे, पहले सब्जेक्ट कुछ और थे, बाद में आपने चेंज किया, क्यों किया। इन विषय वस्तुओं पर क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि कहीं पर जॉब में है तो उस विषय वस्तु को लेकर 20% सेक्शन बटा होगा, उसके मार्क्स होंगे। जॉब में नहीं है तो बेरोजगार कब से हैं, क्यों हैं, खाली क्यों बैठे रहे साहब जी, इन बातों पर अपन को एक संतोषजनक उत्तर वहां प्रस्तुत करना पड़ेगा। इस प्रकार से कम ये 5 फील्ड्स तो आपकी बनती ही बनती हैं। तो ऐसा नहीं रहेगा कि केवल वन साइडेड झुका हुआ होगा आपका, केवल एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, नहीं ऐसा नहीं होगा। सभी चीज़ों का एक सम्मिलन वहाँ पर होने वाला है। और कई बार तो ये होता है कि बात पता नहीं कौन-सी निकल आई, व्यक्तिगत विवरण में या अनुप्रमाण में ऐसी कौन-सा पॉइंट उन्होंने पकड़ लिया और जिस विषय वस्तु को लेकर बात हुई, तो पता चला उसी पे क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रही 15 मिनट, 20 मिनट और इंटरव्यू का टाइम हो गया। कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो यही वजह मैंने कही कि विधिवत जानकारी आप प्रस्तुत करिएगा, ताकि वो सेक्शंस सही तरीके से बटे हुए रहें और एक सही वे में, बिल्कुल सही फ्लो के साथ में, जो आपके अनुकूल हो, उसे ही कह रहे हैं सही फ्लो, उसके अनुसार वो आपका इंटरव्यू जाए और आप अपना बेस्ट दे पाएँ। तो सारगर्भित बात ये है इन सारी चीज़ों की, कि सिंगल साइडेड नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें अपन को तैयार करनी पड़ेंगी। 5 एस्पेक्ट तो मोटे तौर पर आपको मैंने बताए, इनको अभी से तैयार करिए, अपने व्यक्तित्व में उन चीज़ को लाइए, ढालिए, उसकी तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, अध्ययन करिए और जो अध्ययन कर रहे हैं वह सही तरीके से करें। उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए। अब इस बात को ऐसे नहीं ऐसे-ऐसे बोलते हैं। मैं एक अपना एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। कई बार मॉक इंटरव्यू के लिए विद्यार्थी बोलते हैं सर की मॉक करवा दीजिए, 2 मॉक में हमारा हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता नहीं होगा, आपकी संतुष्टि है ठीक है। एक मॉक होता है, एक मॉक जब लेते हैं हम लोग, पूरी-पूरी टीम मिलकर के, एक मॉक में इतनी सारी बातें, जबकि तैयारी कर गया है विद्यार्थी, इतनी सारी बातें निकलती, इतने क्वेश्चन आते हैं कि विद्यार्थी खुद बोलता है सर अब समझ में आया कि हमको क्या-क्या तैयार करना है। हम तो कुछ और ही समझ रहे थे और जितना हम समझ रहे थे वो मात्र 10% निकला। 90% बातें तो अब निकल के आ रही हैं। वो भी तब जब यहाँ पर विधिवत जो टीम है, उनके सामने वो चीज़ें रखी गई, आपका डेटा, आपका फॉर्म रखा गया और उस पर उन्होंने जो क्रॉस क्वेश्चनिंग की, तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट निकलते हैं साहब कि पता चला कि अभी तो बहुत तैयारी करना बाकी है। जबकि मॉक देने के पहले क्या लग रहा था, बोले हाँ, हमारा तो तैयार है। और फिर जब लास्ट मोमेंट होता है, बोले समय बहुत कम बचा हुआ है, जिस समय जागते हैं मैक्सिमम विद्यार्थी, उस समय इतना कम टाइम होगा कि खुद ही बोल देते हैं कि बोले अब तो 4 दिन बाद है, 5 दिन बाद अब क्या तैयार करेंगे, अब तो हो ही नहीं पाएगा। अब जैसा भी होगा जा रहे हैं देने के लिए। ये पूरी स्ट्रैटेजी क्या होती है, बिखर जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी से लग के करिए, आपका दिसंबर का शेड्यूल दिया गया है और हो जाएँगे, पूरी संभावना है इस बात की कि विधिवत जो डेट दी गई है, उसमें होने वाले हैं। और आपका लक्ष्य क्या है? अच्छे से अच्छे तरीके से आपको इंटरव्यू देना है, जो आपके अनुकूल जाए। क्योंकि जो भी रिटर्न का रिज़ल्ट आया है, इस बात को समझिएगा, रिटर्न के अंकों में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। 100 अंकों का आपका होने वाला है इंटरव्यू। रिटर्न के अंकों में क्या है, बोले साहब जी किसी की 150 है, किसी की 155 है, बस इतना ही होगा। कोई इक्का-दुक्का होंगे, बोले नहीं सर हमारे 157, 158, 160 है, ठीक है। तो इक्का-दुक्का कोई काउंटेबल नहीं है, ठीक है। एक से एक स्कोर हमने सुने हैं, सारी चीज़ें हैं हमारे पास, तो जानकारी है कुछ-कुछ।
विद्यार्थियों की कि काफ़ी अच्छा स्कोर किया हुआ है। अब वहाँ पर प्रश्न किया जाता है, जो मुद्दा होता है कि साहब किसी के हैं 150 क्वेश्चन सही है, 4 नंबर का 1 है, ठीक है। वो किसी के 155 सही है, किसी के 156 है। पता चला जिसके रिटर्न में ज़्यादा है, अगर उसको इंटरव्यू में उठा करके उन्होंने मात्र 10 नंबर दे दिए, बोले साहब जी तुम ये लो 10 नंबर, क्यों? क्योंकि नहीं लगा हमको, जमा नहीं, सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया, घबरा रहे थे, हड़बड़ा रहे थे, बातें सही नहीं कही, कॉन्सेप्ट सही नहीं रख पाए, या कोई भी ऐसी चीज़ है। और किसी बंदे को नंबर दे दिए उठा करके 80 नंबर, कितना बड़ा गैप आ जाएगा। तो भले ही रिटर्न में कैसे भी नंबर हों, चांसेस क्या हो जाएंगे एक बहुत, और ये बहुत दुखदाई होता है लास्ट मोमेंट पे निकलना बाहर, या लास्ट स्टेज पर बाहर हो जाना, नहीं होना चाहिए। जब आपने इतनी मेहनत की, इतना प्रयास किया, तो थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए। रिटर्न में आपने बहुत मेहनत की है, उसका एस्पेक्ट बिल्कुल अलग था, इंटरव्यू का एस्पेक्ट बिल्कुल ही अलग होने वाला है, काफ़ी अपडेटेड होने वाला, अपग्रेडेड होने वाला है आपके ऑब्जेक्टिव पेपर से। उस बात को लेकर के अभी से जब तैयार करेंगे, तो दिन प्रतिदिन अभ्यास के साथ में, अनुभव के साथ में ये चीज़ें विकसित होती हैं, ना कि 2-4 दिन में। ठीक है? और उसमें से भी तब जब कोई सही मार्गदर्शन हो, सही बताए। इसलिए लास्ट पॉइंट ये है, अभी से जुड़ें, संपर्क कर लीजिएगा दिए गए नंबर पर, जो भी हो सकेगा बिल्कुल सहयोग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें विद्यार्थी को लगती है कि उनकी तैयार हैं, और जब उनके एस्पेक्ट पर देखा जाता है, तब मालूम चलता है कि नहीं साहब अभी तो बहुत कुछ बाकी है, और समय उसके लिए चाहिए उन चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए। बाकी ईश्वर की मर्जी, ईश्वर के हाथ में है। अच्छा ही होगा यदि अच्छे से मेहनत करेंगे, विधिवत प्रयास करेंगे, डेफिनेटली चीज़ें आपके अनुरूप होंगी, और स्ट्रैटेजी बनाएंगे उस चीज़ की, मेहनत करेंगे, अच्छा प्रयास करेंगे, माता पिता गुरुजनों का, ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा, अच्छा रहेगा साहब जी, और आप पद को प्राप्त करेंगे। तो विधिवत तरीके से तैयारी करिए, गाइडेंस में रह के तैयारी करिए। जरूरी नहीं कि मैं ये नहीं करूँगा मेरे ही अंडर में रहे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छे लोग जो भी हैं, जो भी आपके नज़र में हैं, उनके संपर्क में रहिए, उनके साथ तैयारी करिए, विधिवत करिए, गलती मत करिएगा, और अभी से मत करिएगा। यानी कि फॉर्म भरने से लेकर के आपके इंटरव्यू हॉल के अंदर तक कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करनी कि साहब अपन ही अपनी बातों में फँस जाएँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आप चित्र देख पा रहे हैं, एक विद्यार्थी बैठा हुआ है और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहाँ पर तो हालाँकि बोर्ड ज़्यादा मेंबर्स का होगा। साइकोलॉजी कि साहब जी पूरा का पूरा संपूर्ण परीक्षण हो रहा है। तो वहाँ पर आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है, और वह एक चुनौती होती है, और डेफ़िनेटली यह टफ़ होता है साहब। किससे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर जो हम लगा करके आए उससे। वहाँ पर्याप्त समय मिल जाता है, सोचने विचारने का, 4 ऑप्शन देख करके अपन सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, इसका आंसर ये होगा। वहीं कंपैरेटिवली इंटरव्यू में सामने पूछा जा रहा है, तुरंत के तुरंत अपन को बताना है, चीज़ें बहुत सारी पढ़ी थी, याद भी थी, परंतु एक वहाँ का एक ऑरा होता है, एक प्रेशर होता है, चीज़ें याद उतनी आसानी से नहीं आ पाती। ठीक है? और उस प्रेशर को वहाँ पर साथ में हैंडल करना है, नॉलेज के, तथ्यों के, कॉन्सेप्ट्स के, और शब्दों का भी नपा-तुला प्रयोग करना है कि नहीं साहब ऐसा कुछ ना बोल बैठो कि अब भी वो फँसा दें। और वो लोग बहुत विद्वान होते हैं साहब, काबिले तारीफ़ होते हैं, बिल्कुल अपने माता-पिता की तरह होते हैं, गुरुजनों की तरह होते हैं। वो बहुत प्रमोट करते हैं कि नहीं बेटा आप अच्छे से बताओ, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन इतना दबाव होता है कि कई बार इतने सपोर्ट के बावजूद भी विद्यार्थी नहीं कर पाते, हड़बड़ा जाते हैं, और जब तक अपने आप को सँभालते तब तक देर हो चुकी होती है। नहीं होना चाहिए ऐसा। जब आपने इतनी मेहनत की है, इतने समय से आप मेहनत की है, लगे हुए हैं, लास्ट स्टेप भी आपका बहुत अच्छा जाए, बिल्कुल सूटेबल रहे, स्ट्रैटेजी बनाएँ, उसके अनुकूल रहे, जैसा आप चाह रहे हैं, आपके अनुकूल रहे। अंतिम सफलता जब तक ना मिल जाए, तब तक वो रेस, वह परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, और उसके लिए हमको दिन-रात से लगना पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए साहब जी। ठीक है? पढ़ने वाले एस्पेक्ट पर अभी मैंने बात नहीं करी है कि क्या-क्या और पढ़ना है, कहाँ-कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। केवल पढ़ने बस का नहीं है, पढ़ने के साथ-साथ उसको समझना है अब एक नई अप्रोच पर इंटरव्यू की, बस उसका प्रस्तुतिकरण करना है। वो किसी संक्षिप्त वीडियो में हो पाना संभव नहीं है साहब, ठीक है? कुछ इन बातों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए, डेफ़िनिटली आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।